हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS अकेडमी में। तो जैसा कि आपने पहले देखा कि हमने जो है ब्लड पर पार्ट 1 जो है वीडियो बनाया था, जिसमें हमने कवर किया था जो है ब्लड, देन उसके फंक्शन, उसके जो ब्लड सेलुलर एलिमेंट, प्लाज्मा प्रोटीन आदि को हमने कवर किया था। और इस पार्ट में हम कवर करेंगे अपने ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट, देन थ्रोम्बोसाइट, उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुपिंग को। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है ब्लड का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम जो है हमने पार्ट 1 में आपको ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बताया था, ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती हैं, कैसे, और ये पूरा विस्तार पूर्वक हमने समझाया था। तो आज हम यहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रेनुलोसाइट का क्लासिफिकेशन रहेगा वो रहेगा हमारा जो है न्यूट्रोफिल, जिसे हम पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल क्या है, देखिए इसके जो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। देन इसका क्या है, ये अगर हम स्टेन करेंगे तो ये नेचुरल डाई से स्टेन किया जाता है। देन जो न्यूक्लियस शो होगा वो जो है वॉयलेट कलर के साथ शो होगा इसमें। देन जो न्यूक्लियर जो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में वो 2 से 3 लोब के साथ होते हैं, और ये लोब आपस में कनेक्टेड होते हैं थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ। देन अगर न्यूट्रोफिल की हम बात करें तो ये जो होते हैं 65 से लेकर 75% होते हैं टोटल WBC के। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा स्नोफिल। अब स्नोफिल को हम स्टेन करेंगे एसिड डाई के साथ, और इसमें जो है इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रफ और थिक जो है सरफेस के साथ होते हैं। देन इसके अलावा न्यूक्लियस जो शो होता है वो ब्लू कलर के साथ शो होगा। देन न्यूक्लियस में 2 लोब पाए जाते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ। देन स्नोफिल की जो क्वांटिटी रहेगी वो टोटल 1 से 6% ऑफ टोटल WBC के। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा देन अब हम बात करेंगे बेसोफिल की। तो बेसोफिल में क्या होता है, जो थिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अलावा ग्रेन्यूल जो स्टेन होते हैं वो होते हैं आपके ब्लू बेसिक डाई के साथ। देन जिसमें न्यूक्लियस ऑफ बेसोफिल जो होते हैं वो किडनी शेप के पाए जाते हैं। देन इसमें तो 2 से 3 लोब के साथ होते हैं। देन अगर हम बेसोफिल की बात करें तो इसमें हेपेरिन, हिस्टामाइन और 5 हाइड्रोपेप्टोमाइन होता है। देन इसके नॉर्मल काउंट जो होगा वो बेसोफिल का वो रहेगा आपका 0 से लेके 5% ऑफ टोटल WBC का। देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा जो ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, और यदि आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो है लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। देन इसके अलावा उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जो है फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा फिर से जानेंगे। ग्रेनुलोसाइट से मतलब है जो है ग्रेन्यूल्स आपके प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स आपके नहीं पाए जाते हैं। देन इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो सिंगल लोब के साथ प्रेजेंट होगा। तो चलिए देन क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं इसमें। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले रहेगा आपका लिम्फोसाइट्स। देखिए लिम्फोसाइट्स में जो है एक बड़ा और राउंड शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरी चीज जो न्यूक्लियस होता है वो शो होता है ब्लू कलर के साथ आफ्टर स्टेनिंग, मीन्स आफ्टर अगर स्टेनिंग के बाद जो कलर होगा न्यूक्लियस का वो ब्लू होगा। देन इसके अलावा जो आपका लिम्फोसाइट होता है उसे हम 2 कैटेगरी में यहाँ कैटेगराइज करते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट देन जो है लार्ज लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन या जो है प्रोडक्शन होता है वो होता है आपके बोन मैरो में और आपके हेमेटोसाइटोब्लास्ट में। देन इसके अलावा लिम्फोसाइट्स जो प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं लिम्फ नोड्स में, देन टॉन्सिल, देन इसके अलावा थाइमस ग्लैंड और GI ट्रैक्ट। कुल मिला के बात करें तो लिम्फॉइड टिश्यू के द्वारा भी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। देन जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा आपका मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस जो है पाया जाता है ऑफ। दूसरी चीज क्या होती है कि जो मोनोसाइट्स होती है वो
पूरी जो है एक बड़ी सेल होती है टोटल WBC में। देन इसके अलावा न्यूक्लियस जो है स्मॉल होगा, किडनी शेप का होगा। देन इसमें अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये रहेगा 3 से 5% ऑफ टोटल WBC। देन जो नेक्स्ट रहेगा, अब बात करेंगे हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स की। देखिए न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स, देन ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, और प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या होता है, ये अटैक करती हैं बैक्टीरिया, वायरस, और इस कारण इसको हम ये न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट्स हैं उन्हें हम फैगोसाइट्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को जो खा जाती हैं या उन्हें अटैक करके मार देती हैं, उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। देन इसके अलावा ये क्या करती हैं, ये आपके जो इंजर्ड टिश्यू हैं उन्हें रिपेयर करती हैं। देन ल्यूकोसाइट्स जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, गामा ग्लोबिन जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन, बट दे आर नॉट फैगोसाइट्स। ठीक है जी। देन वेसोपिल क्या करती हैं, वो सीक्रेट करती हैं आपका एंटीकोगुलेंट लाइक एज हेपेरिन। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो अब बात करेंगे हम अपने थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की। देखिए प्लेटलेट्स का जो साइज रहता है वो 1/4 रहता है आपके RBC के कंपैरिजन में। देन इसके अलावा प्लेटलेट्स आपकी राउंड, ओवल और वाई कॉन्केव शेप की होती है। देन इसके अलावा न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट इन थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट में न्यूक्लियस का अभाव रहता है। देन नॉर्मल प्लेटलेट्स जो काउंट रहती हैं वो 2 से 5 लाख QMM ऑफ ब्लड। देन इसके अलावा प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट का जो प्रोडक्शन होता है वो मेगा क्रायोसाइट्स गैंट सेल के द्वारा किया जाता है बोन मैरो में। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है वो रहता है हीमोस्टेसिस ऑफ ब्लड इन इंजरी वाले केसेस में। ठीक है जी, और जिससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है हेमरेज से। देन इसके बाद हम बात करेंगे इसके लाइफ स्पेन की, तो लाइफ स्पेन जो रहेगा वो रहेगा 5 से 9 दिन के आसपास रहेगा। देन स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी हमारी जो है फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट। देखिए सबसे पहले जो फंक्शन होता है वो रहता है आपका फाइब्रिनोलाइसिस। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है आपकी जो है बॉडी का, जिसमें कि जो थ्रोम्बोसाइट्स करती क्या है कि आपके जो है ब्लड को क्लॉट होने से बचाती हैं, जिसके कारण तो क्लॉटिंग से प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि जिससे कि हमें हेल्प मिलती है ग्रोइंग और प्रॉब्लम फेस जिससे नहीं होती है। अब हम यहाँ पर जो है फाइब्रिनोलाइसिस को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, प्राइमरी फाइब्रिनोलाइसिस, देन सेकेंडरी जो है फाइब्रिनोलाइसिस। प्राइमरी जो फाइब्रिनोलाइसिस को बात करते हैं, नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट, जो नॉर्मल तरीके से क्लॉट का ब्रेकडाउन होता है वो प्राइमरी फाइब्रिनोलाइसिस के अंतर्गत आता है। देन सेकेंडरी फाइब्रिनोलाइसिस जो होता है वो उसमें क्लॉट आपका ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू द मेडिकल डिसऑर्डर, देन इसके अलावा मेडिसिन और अदर कॉज के कारण, और ये एक कारण बनता है आपका सीवियर ब्लीडिंग का, या जिसे हम हेमरेज भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन को हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी बॉडी का, डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है आपकी बॉडी को हेमरेज से, जिस ड्यू टू इंजरी। ठीक है जी, और ड्यू टू द डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड अपने आप में एक कोगुलेशन ऑफ ब्लड को हम डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जो है एक नेचुरल और हार्ड प्रोसेस है। हार्ड प्रोसेस है मतलब लंबा जो है वो प्रोसेस है। अब होता क्या है कि कहीं पर इंजरी हुई और उसके बाद ब्लड बाहर आया, तो चाहे वो टिश्यू से आए या आपके वेसल से आए, तो उसके बाद जो है आफ्टर सम टाइम जैसे ही ब्लड आपके एयर के कांटेक्ट में आता है वहाँ पर एक क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आपके हीमोस्टैसिस। अब हीमोस्टैसिस
क्या होता है कि एक स्टार्टिंग का प्रोसेस है, इसे हम ब्लड क्लॉटिंग, इसे हम जो है कोगुलेशन नहीं कह सकते। हीमोस्टेसिस अर्ली प्रोसेस है, जैसे कि आपके बॉडी में इंजरी हुई और उसके बाद ब्लड एयर के कांटेक्ट में आया और वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बट इन द केसेस ऑफ कि जब हेमोस्टेसिस के बाद भी ब्लड क्लॉट नहीं होता या आपका थक्का नहीं जमता है, तो उसके बाद जो है वो कोगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसे हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो फेज रहेगा वो वैसोकॉन्ट्रैक्टिव फेज, सेकंड रहेगा जो रहेगा प्लेटलेट फेज, देन थर्ड जो रहेगा वो रहेगा कोगुलेशन फेज। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वैसोकॉन्ट्रैक्टिव फेज, प्लेटलेट फेज और इसके अलावा कोगुलेशन फेज को। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर वैसोकॉन्ट्रैक्टिव फेज को। जनरली होता क्या है कि वेसल्स हमारी डैमेज हुई और उसके बाद या टिश्यू हमारा डैमेज हुआ, देन इसके बाद क्या होता है वेसल्स के कॉर्नर क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, जिसमें आके आपकी प्लेटलेट अटक जाती हैं या फंस जाती हैं और इस फेज को हम वैसोकॉन्ट्रैक्टिव फेज कहते हैं और आफ्टर सम टाइम आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर मान के चलिए कि इस फेज में वैसोकॉन्ट्रैक्टिव फेज में भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तब जो है नेक्स्ट फेज जो आता है वो रहता है हमारा प्लेटलेट फेज। देखिए जैसा कि मैंने आपको वैसोकॉन्ट्रैक्टिव फेज में बताया कि जो वेसल्स अगर इंजर्ड होगी देन इसके अलावा वेसल्स के कॉर्नर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें प्लेटलेट आपके फंस जाएंगे, तो देन दैट इज कॉल्ड वैसोकॉन्ट्रैक्टिव फेज। देखिए और इसके बाद ठीक है जी, इसके बाद होता क्या है कि प्लेटलेट फंस गई, उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो क्या होता है कि जो ब्लीडिंग साइड पर जो क्या होता है कि आपका फ्लो ब्लड का वो स्लो होता जाता है, धीमे धीमे स्लो होता जाता है। और स्लो होने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि केवल सीरम उसमें से निकलता है, चिपचिपा और लिक्विड लाइक जो है फ्लूइड होता है वो निकलता रहता है। देन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो एग्रीगेशन कहलाता है। और इसके बाद जो है धीमे धीमे आपका जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है या ब्लड स्टॉप हो जाता है। देन अगर मान के चलिए प्लेटलेट फेज में भी ब्लड आपका नहीं स्टॉप होता है, देन थर्ड जो फेज आएगा वो आएगा आपका कोगुलेशन फेज। अब कोगुलेशन फेज की जरूरत कब पड़ती है, जब आपका वैसोकॉन्ट्रैक्टिव फेज में ब्लीडिंग नहीं रुकती है, देन इसके अलावा प्लेटलेट फेज में भी ब्लीडिंग नहीं रुकती, देन जब वो आता है कोगुलेशन फेज। तो कोगुलेशन फेज में जो है डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो है हेल्प करते हैं आपके कोगुलेशन प्रोसेस में। जिसमें होता क्या है कि आफ्टर डैमेजिंग ऑफ टिश्यू ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ग्लोबिन, देन AHF एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये तीनों मिलके जो है बनाएंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। देन उसके बाद क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, देन थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, देन ब्लड फैक्टर्स एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो कि आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा, ये मिलके बनाएंगे आपके थ्रोम्बिन। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो रहेगा थ्रोम्बिन। ठीक है, ये थ्रोम्बिन जो रिएक्ट करेगा आपके फाइब्रिनोजेन से एंड मेक अ अनसॉल्वेबल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड फिब्रिन। और फिब्रिन और जो है फाइब्रिनोजेन, ये दोनों मिलके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें कि आके आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी स्टक मींस फंस जाती हैं और क्लॉटिंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ आपका कोगुलेशन। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। देखिए एक एक करके समझेंगे ब्लड कोगुलेशन फैक्टर को। तो सबसे पहले फैक्टर 1 जो रहेगा वो रहेगा आपका फाइब्रिनोजेन, देन सेकंड जो रहेगा वो रहेगा प्रोथ्रोम्बिन, देन थर्ड फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, देन फोर्थ फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका आयोनिक कैल्शियम, देन जो फिफ्थ फैक्टर रहेगा लेवाइल फैक्टर, देन जो है सिक्स फैक्टर जो रहेगा वो हिडन है, अभी जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। देन सेवंथ जो फैक्टर रहेगा वो प्रो कन्वर्टिन रहेगा। देन एट्थ फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, देन उसके बाद 9 फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा किस्मस्ट फैक्टर, देन 10 फैक्टर जो रहेगा वो स्टुअर्ट पावर फैक्टर रहेगा, देन 11th फैक्टर रहेगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, देन एंटीसीडेंट PTA रहेगा, देन इसके अलावा जो रहेगा आपका 12 फैक्टर रहेगा वो हैगमैन फैक्टर रहेगा, देन 13 जो फैक्टर रहेगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये हुए हमारे ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। देन इसके बाद हम बात करेंगे अपने ब्लड ग्रुप की। तो देखिए, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के पैरामेडिकल की किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आप OT के हो या इमरजेंसी ट्रॉमा या इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, देन इसके अलावा आप नर्सिंग के स्टूडेंट रहे हो या आप जो है और भी कोई डिपार्टमेंट MLT देन एक्सरे, तो कभी ना कभी चाहे आप बार्ड हो या इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है करना पड़ सकता है। तो ब्लड के बारे में ब्लड ग्रुप के बारे में नॉलेज जो है बहुत ही जो है कंपलसरी है पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम समझते हैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप को। तो देन अब ब्लड ग्रुप को हम समझने से, तो इसमें 2 मेन फैक्टर होते हैं। पहला जो रहता है वो ए ग्लूटिनोजेन रहेगा जिसे हम एंटीजन कहते हैं, देन दूसरा जो रहेगा ए ग्लूटिनोनिन्स रहेगा जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो अब ए ग्लूटिनोजेन या ए ग्लूटिनोनिन्स को हम एंटीजन और एंटीबॉडीज करके जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन ब्लड ग्रुप, तो एंटीजन जो रहता है वो प्रेजेंट होता है आपके सरफेस ऑफ RBC, देन उससे करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज वो प्रेजेंट रहेगी आपके सीरम में, ठीक है जी। देन इसके अलावा एंटीजन रिएक्ट विद करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज, जो ए एंटीजन है वो ए एंटीबॉडीज से रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। देन इसके अलावा अब जिसके कारण क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, जिसे हीमोलाइसिस बोलते हैं, RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और ब्लड जो है हमारा डैमेज हो जाता है, क्या फट जाता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे जैसे कि आपका दूध फटता है, प्रोटीन अलग देन प्लाज्मा अलग, उसी तरह से हमारा ब्लड अप हो जाता है। देन इसके अलावा अगर हमें देखिए एंटीजन को हम यहाँ पर जो है शो करते हैं लैटिन लेटर ABO से, जिसे हम ABO सिस्टम कहते हैं। और रेड ब्लड सेल जो RBC होती है या रेड ब्लड कार्पल्स, एक अलग से एंटीजन और पाया जाता है जो कि फर्स्ट फाउंड हुआ था हमारे रीसस मंकी में, तो जिसके कारण इसका नाम RH फैक्टर पड़ा है। और आपको बता दें कि जो RBC दिस फैक्टर, जो ये फैक्टर है RBC में 85% लोगों में पॉजिटिव होता है और 15% में ये नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग ABO सिस्टम और RH फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो वो इस प्रकार रहेगी। देखिए A पॉजिटिव देन A नेगेटिव, देन इसके अलावा B पॉजिटिव B नेगेटिव और O पॉजिटिव O नेगेटिव, देन इसके अलावा AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। तो ये रहेंगे आपके मेन ब्लड ग्रुप। देन इसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ब्लड ग्रुप्स के जो है कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप किस ग्रुप के पेशेंट को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए हमारी जो इंडेक्स बनी है उसमें ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडीज, देन इसके अलावा किसको दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड A की। तो A जो ब्लड होगा उस पर उसमें एंटीजन रहेगा A, देन एंटीबॉडीज रहेगी B। अब ये दे सकता है A और AB को, देन इसके अलावा ले सकता है A और A से। आपको एक और जानकारी बता दें कि O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है यहाँ, देन AB जो होता है AB नेगेटिव वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। देन इसके बाद हम B की बात करेंगे तो B में आपका B एंटीजन रहेगा, A एंटीबॉडीज रहेगी, देन इसके अलावा दे सकता है B और AB को और ले सकता है B और O से। देन इसके अलावा AB ब्लड ग्रुप पर आपका जो एंटीजन रहेगा वो AB रहेगा, एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होगी। देन दे सकता है AB को और ले सकता है AB से और O से। देन इसके अलावा जो O रहेगा उसमें एंटीजन कोई भी नहीं होगा बट एंटीबॉडीज रहेंगी AB,
ए और बी दोनों एंटीबॉडीज रहेंगी। देन इसके अलावा हम जो ओ वाला है वो किस किस को दे सकता है, वो दे सकता है ए को दे सकता है, बी, देन ए बी और ओ को दे सकता है। लेकिन अगर लेने की बात करें तो वो रहेगा आपका केवल ओ से।